वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7.2 सुपरविजन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। हमारे चैप्टर का नाम है मीनिंग सुपरविजन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। आज इस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल गेज एंड सक्सेस पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने +2 बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कंप्लीट सिलेबस है। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन और सेकंड है डिफरेंस बिटवीन सुपरविजन एंड डायरेक्टिंग। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सुपरविजन के बारे में कंप्लीटली डिटेल जाननी है। अब हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंस, यानी कि एक फर्म के अंदर सुपरविजन की जो है महत्व क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा इम्पोर्टेंस का वो है सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करना, यानी कि इंश्योर इशूइंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सूचनाएं होती हैं या जो इंस्ट्रक्शन होती है उनका भेजना या उनको सेंड करना सुनिश्चित करना। तो देखो, इसके अंदर निर्देशन को प्रबंध का क्रियाशील होना कहा जाता है। हमने ये पढ़ा था कि जो निर्देशन है वो क्या करता है, किसी भी फर्म को क्रियाशील बना देता है। कैसे बना देता है? देखो, जब तक आप एम्प्लॉय को निर्देश नहीं दोगे तो वो अपना कार्य शुरू नहीं कर सकता। जैसे ही आप निर्देश दे दोगे फर्म के अंदर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी फर्म जो है एक्शन में आ जाएगी। इसी कारण कहा है कि जो निर्देशन होता है यानी कि डायरेक्शन जो होता है वो क्या करता है, जो आपके मैनेजमेंट है, आपकी फर्म है, उसको क्रियाशील बनाता है। और क्रियाशीलता की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है पर्यवेक्षण से। आपने निर्देश दे दिए, केवल निर्देश देने से ही काम कंप्लीट नहीं हो जाता और सही तरीके से काम नहीं हो जाता, बल्कि आप क्या करोगे, जो निर्देश दिया है उसका पर्यवेक्षण सुपरविजन करोगे। तो इसके अंतर्गत सूचनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाकर अधीनस्थों की क्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। यानी कि जो भी निर्देश है, पॉलिसी है, सुपरविजन करते करते आपको वो सही व्यक्ति तक पहुंचानी है। अगर सही व्यक्ति तक वो पहुंच जाएगी तो क्या होगा, अधीनस्थों की जो क्रियाएं हैं उनमें जो जरूरी परिवर्तन आप चाहते हैं वो परिवर्तन किए जा सकते हैं। सेकंड हमारा आता है नियंत्रण में सहायक, फैसिलिटेट्स कंट्रोल, यानी कि जो आपका सुपरविजन होता है वो कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प करता है। पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर चल रहे काम पर नजदीकी से नजर रखता है और जहां भी कार्य के दौरान कमी नजर आती है वह तुरंत उसे दूर कर देता है। अब देखो, जब सुपरवाइजर काम देखता है तो बहुत नजदीकी से उसके ऊपर जाकर काम को करते हुए देखता है और जब करते हुए काम में अगर उसको लगता है कि कुछ कमी हो रही है तो उस कमी को वो तुरंत वहां से दूर कर देता है और समय समय पर। और ये नहीं है कि वो कमी को दूर कर देता है, वो टाइम टू टाइम वास्तविक कार्य निष्पादन की वांछित कार्य निष्पादन से तुलना करता है और फिर विचलन निकालता है। मान लेते हैं कि वांछित कार्य वास्तविक कार्य वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल वर्क हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति एक्चुअल में तो वर्क करता है 7 यूनिट, ठीक है, और स्टैंडर्डाइज वर्क इसका है, यानी कि एक दिन का वर्क है, ये 1 डे वर्क। अभी देखो, जो सुपरवाइजर है वो क्या नोट करेगा, जो पॉलिसी बनी है या जो पहले स्टैंडर्ड बने हैं उसके अनुसार क्या निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति औसत रूप से 10 इकाई उत्पादन कर सकता है, ठीक है, 10 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है। पर जब इसने क्या किया, जब सुपरवाइजर ने सुपरविजन किया
देखो सेकंड है हमारा नियंत्रण में सहायक, फैसिलिटेट कंट्रोल, यानी कि जो सुपरवाइजर होता है या पर्यवेक्षक होता है चल रहे काम पर नजदीकी से नजर रखता है तथा जहां भी कार्य के दौरान कमी नजर आती है वह तुरंत उसे दूर कर देता है। अब देखो केवल ये देखता ही नहीं बल्कि जहां पर काम में कोई कमी नजर आती है वहां मार्गदर्शन करता है और उसकी जो समस्या होती है उसको दूर करता है। और इतना ही नहीं, समय समय पर वास्तविक कार्य निष्पादन की वांछित कार्य निष्पादन से तुलना करके विचलन भी निकालता है। अब ये वास्तविक कार्य निष्पादन और वांछित कार्य निष्पादन क्या होता है और विचलन क्या होता है, और इसके बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि फर्म ने क्या किया, जब फर्म ने कोई कार्य दिया था तो उससे पहले फर्म ने स्टैंडर्ड निश्चित कर दिया कि कोई काम एक व्यक्ति एक दिन में कितना कर सकता है, 10 यूनिट कर सकता है। ठीक है, ये जो सुपरवाइजर होता है उसके चेकिंग के लिए क्या बन गया, एक रूल सा बन गया कि हर आदमी को कितना काम करना चाहिए, 10 यूनिट प्रोडक्शन करनी चाहिए। पर जब सुपरवाइजर जब सुपरविजन करने गया तो उसने पाया कि एक्चुअल में वर्क यानी कि वास्तव में कर्मचारी काम कितना कर रही है, 7 यूनिट ही कर रही है। तो क्या हो गया, विचलन कितना आ गया, -3, यानी कि करना चाहिए था 10 कर रहे हैं 7, तो माइनस कितना आ गया 3, यानी कि 3 यूनिट कम हो रहा है। कौन सा, हम 1 डे का काम लेकर चलिए, क्योंकि सुपरवाइजर जो जब सुपरविजन करता है तो वो 1 डे के अकॉर्डिंग भी देखता है, वीकली मंथली सभी तरह से वो चेकिंग करता है। तो अब इसने क्या किया, वास्तविक कार्य निष्पादन का वांछित कार्य निष्पादन से तुलना करके विचलन निकाला। विचलन क्या हुआ, 3, -3 आ गया। तो अब आवश्यकता पड़ने पर क्या होगी, सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी कि सुधारात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी कि अगर कोई कर्मचारी कम यानी कि 7 यूनिट उत्पादन कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि उस कर्मचारी की सेहत ठीक ना होना, जहाँ काम हो रहा है वहाँ वातावरण अच्छा ना होना, या फिर ये हो सकता है कर्मचारियों और फर्म जो है उनके बीच में रिलेशन अच्छे, कारण कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से एक्चुअल वर्क कम हो सकता है। तो ये था हमारा फैसिलिटेट टू कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल भी किया जा सकता है फर्म के कार्यों पर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट हमारे पहले भी आ चुका है, सेम वैसे ही है। पर्यवेक्षण में विभिन्न क्रियाओं पर निगरानी रखी जाती है और ऐसी स्थिति में मानव माल मशीन पूंजी का बेहतर उपयोग संभव करता है। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होने पर वे कम समय में अधिक और बढ़िया उत्पादन करते हैं। देखो पर्यवेक्षण किसको पर्यवेक्षण करता है, सुपरवाइज करता है, वो व्यक्तियों को यानी कि कर्मचारियों का करता है। कर्मचारी जो मशीन वगैरह माल पूंजी है उनको यूज करते हैं। तो अगर जब सुपरवाइजर सुपरविजन करेगा तो उनके काम के दौरान कोई कमी होगी या कोई समस्या होगी तो उस समस्याओं का समाधान कर देंगे। समाधान होने से क्या होगा, एक तो कम समय में ज्यादा और बढ़िया उत्पादन होगा। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सुनिश्चित हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुशासन बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब देखो कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी और समय समय पर मार्गदर्शन के कारण संस्था में अनुशासन बना रहता है। यानी कि जब कर्मचारी काम कर रहे होते हैं तो सुपरवाइजर सुपरविजन कर रहा होता है और दूसरा समय समय पर यानी कि जहां भी उनको प्रॉब्लम आती है उनको गाइड भी करता रहता है। इस कारण से क्या होगा, लगातार उनकी चेकिंग होगी, कर्मचारियों को पता होगा कि कोई भी मिस्टेक होगी तो सुपरवाइजर पकड़ लेगा। तो इस तरह से कर्मचारी क्या हो जाते हैं, अपने आप ही डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो इससे डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाता है फर्म का कंटिन्यू सुपरविजन से। नेक्स्ट है वापिस जानकारी, फीडबैक। पर्यवेक्षण के दौरान सुपरविजन के दौरान सुपरवाइजर को कर्मचारियों से लगातार संपर्क बना रहता है। जब कोई भी सुपरवाइजर सुपरविजन करता है तो वो कर्मचारियों के पास जाकर करता है, उनके कांटेक्ट में जाके करता है। इससे
जो भी प्रबंधकों ने निर्णय लिए, यानी कि इससे प्रबंधकीय निर्णयों के बारे में कर्मचारियों के विचार, सुझाव और शिकायतें जो है वो सुपरवाइजर को मिल जाती है। यानी कि प्रबंधकों ने जो भी निर्णय लिए हैं उन निर्णयों के बारे में कर्मचारियों के क्या विचार हैं, कर्मचारी क्या सुझाव देना चाहते हैं और कर्मचारी क्या शिकायत करते हैं, ये बातें सुपरवाइजर को कर्मचारियों से पता चल जाती है। तो इससे फीडबैक का काम भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है संदेह संवहन में सुधार। इम्प्रूव कम्युनिकेशन। किसी भी संस्था में टकराव यानी कि कम्युनिकेशन की कमी की वजह से ही होता है। टकराव कब होता है? जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कम्युनिकेशन ना हो या कम्युनिकेशन गलत वे से हो या कम कम्युनिकेशन हो, टकराव केवल तभी होता है। देखो सुपरविजन के अंदर सुपरवाइजर अधीनस्थों को आदेश व निर्देश देता है। ठीक है, जब सुपरविजन करता है तो वो अपने कर्मचारियों को ऑर्डर भी देगा और जो भी डायरेक्शन है वो भी देगा काम से रिलेटेड, और साथ में उनसे वापस जानकारी भी प्राप्त करता है। वापस जानकारी मतलब दूसरी ओर वो कर्मचारियों के विचार जानता है कि जो ये रूल लागू किया है, जो पॉलिसी लागू किया है, उसके बारे में आपके विचार क्या है, आपके सुझाव क्या है, और इससे रिलेटेड कोई शिकायत है तो वो किसको दे देते हैं? कर्मचारी सुपरवाइजर को दे देती है। इस प्रकार दोनों पक्षों में तालमेल बन जाता है और इस तरह से क्या होता है, दोनों साइड, जो प्रबंधक साइड होती है और जो कर्मचारी होते हैं, दोनों में तालमेल स्थापित हो जाता है और जो फर्म का उद्देश्य है वो भी शांति बनी रहेगी, तो फर्म का उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अभिप्रेरणा में सुधार। इम्प्रूव मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन को इम्प्रूव करना। पर्यवेक्षण के दौरान पर्यवेक्षक, सुपरविजन कहते हैं इसको पर्यवेक्षण को, और इसको कहते हैं पर्यवेक्षक को कहते हैं सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर कार्य का विभाजन भी इस प्रकार करता है कि प्रत्येक को यह आभास हो कि एक विशेष कार्य उसी पर निर्भर है। यानी कि मोटिवेट करने का पहला तरीका सुपरवाइजर के द्वारा अपनाया जाता है कि जब वो काम का विभाजन करने लगता है तो वो काम इस प्रकार से बांटता है कि प्रत्येक कर्मचारी को ये महसूस होने लग जाता है कि हाँ, वो तो फर्म का एक विशेष कार्य कर रहा है या फर्म का एक विशेष कार्य केवल उसी पर निर्भर है। तो इस प्रकार का जो महत्व है वो कर्मचारी को मिलता है, तो कर्मचारी क्या होते हैं? अभिप्रेरित, मोटिवेटेड होते हैं और वो जो काम मिला है वो काम भी जिम्मेवारी से करते हैं। ये थे हमारे इसके अंदर, हमने 7 पॉइंट कर लिए हैं इसके बाद आते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन। यानी कि सुपरविजन और डायरेक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन और सुपरविजन। देखो ये दिया बेसिस ऑफ डिफरेंस डायरेक्शन और सुपरविजन। तो सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं। मीनिंग तो हमने जैसे डायरेक्शन का पढ़ा था सेम वही है। संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, संदेशवान करना, अभिप्रेरित करना ताकि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। सुपरविजन का अर्थ है अधीनस्थों के काम कार्य को दिन प्रतिदिन, यानी कि अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन कार्य की प्रगति की देखभाल करना और उनका मार्गदर्शन करना। दूसरा स्कोप जब आता है तब आ जाता है स्कोप या क्षेत्र जिसको कहते हैं। जो सुपरविजन है वो किसका पार्ट है? डायरेक्शन का। अगर हम कहें कि ये हमारा डायरेक्शन है, ठीक है, अगर हम कहें कि ये हमारा क्या है? डायरेक्शन है, तो सुपरविजन क्या है? सुपरविजन ये है, ये हो गया आपका सुपरविजन। आया समझ में? ये कह रहा है डायरेक्शन के बारे में पढ़े, इसका क्षेत्र विस्तृत है, यानी कि ये बड़ा गोला किसको दर्शा रहा है? डायरेक्शन को, क्योंकि पर्यवेक्षण इसका एक तत्व है और पर्यवेक्षण इसके अंदर ही आ गया तो क्या है? ये इसका एक एलिमेंट है। दूसरा दिखा रहा है इसका क्षेत्र संकुचित है। संकुचित यानी कि छोटा है, क्योंकि यह निर्देशन का एक तत्व है, क्योंकि निर्देशन इससे बड़ा है, यह इसका एक एलिमेंट है, इस कारण से यह संकुचित है।
तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट होता है। 2 लेक्चर हो गए इसके। अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कोई आपको डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का जवाब देने की भी, जैसे भी होगा टाइम निकाल के। तो जय हिंद, जय भारत।